दोस्तों आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में आने वाले 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको सेक्शन वाइज कराऊंगा और जो हमारा पहला सेक्शन रहेगा वो केमिस्ट्री का रहेगा, जिसके मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और जो हमारा केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 आता है, और यह क्वेश्चन हमारा आया था एआरओ लखनऊ के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछ क्या रहा है कि अमोनियम डाई क्रोमेट को गर्म करने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है ऑक्सीजन, दूसरा अमोनिया, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा क्या नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अमोनियम डाई क्रोमेट को गर्म करने पर निकलने वाली गैस कौन सी हो जाएगी, वह होती है नाइट्रोजन गैस होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो क्षार धातुओं का आकार कैसा होता है। और यह क्वेश्चन एआरओ अहमदनगर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है बढ़ता है, दूसरा है घटता है, तीसरा है कोई परिवर्तन नहीं होता है, और चौथा है या तो बढ़ता है या घटता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो क्षार धातुओं का आकार कैसा होता है, क्षार धातुओं का आकार कैसा हो जाएगा, वह बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो आप करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड श्रेणी से संबंधित नहीं है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बंगलौर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है टीएच, दूसरा है पीयू, तीसरा है हमारा टीएम और चौथा एनओ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड श्रेणी से संबंधित है, कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा टीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। और यह क्वेश्चन एआरओ गुवाहाटी के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट और चौथा है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ दानापुर के 2013 एनएस एग्जाम में पूछा गया था। और दोस्तों यह क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा Na2CO3, दूसरा हमारा NaCO3 और तीसरा है K2CO3 और चौथा है क्या, CaCO3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है, किसे कहा जाता है, वह K2CO3 को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। और यह क्वेश्चन एआरओ गुवाहाटी के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा सिट्रिक अम्ल, दूसरा एसिटिक अम्ल और तीसरा हमारा ग्लाइकोलिक अम्ल और चौथा क्या, लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी खट्टे दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, कौन सा अम्ल होता है, वह होता है लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होता है। और यह क्वेश्चन एआरओ नागपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 2:1, दूसरा 1:8, तीसरा है 8:1 और चौथा है क्या, 1:2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होता है, अनुपात क्या होता है, वह होता है 1:8 का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो आप करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन कई बार आप एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अहमदनगर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है 8, दूसरा है 5, तीसरा है 7 और चौथा है क्या, 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी धामन सोडे के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं, तो कितने अणु मौजूद होते हैं, वह 10 अणु मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा मार्स गैस, दूसरा है मोरलमट, तीसरा है पोटास फिटकरी और चौथा क्या है हमारा वर्मिलियोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या हो जाएगा, तो सामान्य नाम क्या होता है इसका, इसका होता है वेरमिलियोन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि CO2 जब अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी फिर से रंगहीन हो जाता है, इसका कारण क्या होता है। और यह क्वेश्चन एआरओ दानापुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए, पहला हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और तीसरा है कैल्शियम क्लोराइड और चौथा क्या कॉपर कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है चूने का पानी फिर से रंगहीन हो जाता है, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको नोट कर से चलना है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 11 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। और यह क्वेश्चन एआरओ ग्वालियर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 3.8, दूसरा है 5.5 और तीसरा हमारा 6.6 और चौथा है 2.5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा तांबा, दूसरा है चांदी, तीसरा है लीड और चौथा क्या एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है, तो कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी एल्यूमिनियम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विभिन्न तत्वों को निश्चित अनुपात में संयोग पर प्राप्त होते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर के 2013 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण, तीसरा है यौगिक और चौथा क्या उपधातु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग पर प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होता है, वह प्राप्त होता है यौगिक प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से अंडे देने वाली स्तनधारी कौन सी है। और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा ऊद बिलाव, दूसरा है हमारा ओपोसम, तीसरा हमारा कंगारू और चौथा क्या डक बिल्ड प्लेटिपस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न से अंडे देने वाली स्तनधारी कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी डेक बिल्ड प्लेटिपस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। और यह क्वेश्चन यारो गुवाहाटी के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा विषाणु की, दूसरा है जीवाणु की, तीसरा है कवक द्रव्य की और चौथा क्या फफूंदी की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी कवक द्रव्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपको हम बायोलॉजी का जो हमारा सेक्शन 2 आता है उसके क्वेश्चन कराने वाले, ये हमारा सेक्शन 2 है और इसमें हमारा बायोलॉजी आता है। इसके आपको 15 क्वेश्चन नोट कराने वाले, ये भी सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। और जो हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणुओं की संख्या कितनी होती है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 0, दूसरा 1, तीसरा 6 और चौथा क्या 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणुओं की संख्या क्या होगी, तो अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 17 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है उपापचय जल किस प्रक्रिया का उत्पाद है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2015 यानी कि एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पाचन, दूसरा उत्सर्जन, तीसरा ऊतक शोषण और चौथा क्या है, पेशीय कार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी उपापचय जल किस प्रक्रिया का उत्पाद है, किस प्रक्रिया का उत्पाद हो जाएगा, वह हो जाएगा ऊतक शोषण प्रक्रिया का उत्पाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अहमदनगर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 7 माइक्रोन से अधिक, दूसरा है 6 माइक्रोन से अधिक, तीसरा है हमारा 5 माइक्रोन से अधिक और चौथा क्या है 5 माइक्रोन से कम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, कैसा आकार होता है, वह होता है 5 माइक्रोन से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बंगलोर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा लाइपे, दूसरा है यूरिया, तीसरा है श्लेष्म और चौथा क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, यकृत का कार्य क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा यूरिया का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ झुंझुनू के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा यकृत, दूसरा तिल्ली, तीसरा हमारा पित्ताशय की शैली और चौथा क्या अग्न्याशय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, वह यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 21 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है निम्न से पीड़ित होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ ग्वालियर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा वृक्क का फेल होना, दूसरा यकृत का फेल होना और तीसरा क्या मानसिक जड़ता और चौथा क्या नपुंसकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानसिक जड़ता हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आया दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका आया था, आपके एग्जाम में आया था और यह एआरओ मेरठ 2015 में आया था। वहां पे 4 ऑप्शन न दे के आपके 3 ऑप्शन ही दिए गए थे। और इसमें पूछा क्या गया था, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाले एंजाइम कौन सा होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ मेरठ के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 3 ऑप्शन क्या दिए गए थे वहां पे, पहला हमारा इन्वर्टेज, दूसरा हमारा एमाइलेज और तीसरा क्या हमारा डिहाइड्रोनेजिनेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाले एंजाइम कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा एमाइलेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 23 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बनारस के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा साइटोक्रोम, दूसरा हमारा यूरोक्रोम, तीसरा हमारा हीमोक्रोम और चौथा क्या हमारा फिनालिक्रोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं, उसे क्या बोला जाता है, उसे यूरोक्रोम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है स्वतंत्र श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा जल वाष्प और चौथा क्या नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 25 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है इनमें से किस यौगिक का स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ कोल्हापुर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा सेलुलोज, दूसरा हमारा एरेबिनोज और तीसरा हमारा एमिनो एसिड और चौथा क्या हमारा ग्लाइकोजन।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इनमें से किस यौगिक का स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? वह ग्लाइकोजन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है रक्त समूह का आविष्कार है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बंगलोर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा लैंड स्टाइनर, दूसरा है विलियम हार्वे, तीसरा है हमारा रॉबर्ट कोच और चौथा क्या? लुइस पास्चर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रक्त समूह का आविष्कारक कौन हो जाएगा? वह हो जाएंगे लैंड स्टाइनर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 27 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसी समान व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो अहमदनगर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा बहती है। और दूसरा क्या? हमारा रक्त का कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है। और तीसरा क्या? हमारा श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC केवल लसिका पर्व की बनी होती हैं। और जो हमारा चौथा ऑप्शन दिया गया, चौथा ऑप्शन क्या है? रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणुओं की संख्या जो होती है वह अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उसे उपस्थित होती हैं? और यह क्वेश्चन एआरओ गुवाहाटी के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है यकृत, दूसरा है अग्न्याशय, तीसरा है बड़ी आंत और चौथा क्या है? छोटी आंत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? किस अंग में होती हैं? अग्न्याशय अंग में होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 29 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जालंधर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है वसा, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा हमारा लिपिड्स और चौथा क्या? सेलुलोज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद है? तो कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो गया के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा डायलिसिस, दूसरा हमारा ओस्मोसिस और तीसरा हमारा पैरालिसिस और चौथा क्या? हमारा हेमोलिसिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे क्या बोला जाता है? उसे डायलिसिस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, और इसके बाद हमारा सेक्शन 3 आता है। इसमें फिजिक्स के 5 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं। ये भी सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। ये भी क्वेश्चन आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए थे। और जो हमारा पहला क्वेश्चन फिजिक्स का आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से अदृश्य कण कौन सा है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन और चौथा क्या? न्यूट्रिनो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से अदृश्य कण कौन सा? अदृश्य कण कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा न्यूट्रिनो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 32 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या होती है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2013 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है बल की, दूसरा है कार्य की, तीसरा है दाब की और चौथा क्या? शक्ति की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी दाब की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है जब बल लगाने से लंबाई वृद्धि होती है तो विकृत क्या कहलाती है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ गया के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है अनुदैर्ध्य, दूसरा है अनुप्रस्थ, तीसरा हमारा अपरूपण और चौथा क्या? पार्श्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जब बल लगाने में लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृत क्या कहलाती है? तो विकृत क्या कहलाएगी? वह अनुदैर्ध्य कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि
अंतरा आणविक बल होता है और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा अनंत परास का, दूसरा है बहुत अधिक परास का, तीसरा है बहुत कम परास का और चौथा क्या है? कभी अधिक तो कभी कम परास का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अंतर आणविक बल होता है तो वह क्या होता है? वह होता है हमारा बहुत कम परास का होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है, एक बोतल में 30 डिग्री सेल्सियस पर जल भरा है, बोतल को ढक्कन चंद्रमा पर खोलने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बंगलोर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा जल जम जाएगा, दूसरा जल उबलने लगेगा, तीसरा जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विघटित हो जाएगा और चौथा क्या है? कुछ नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक बोतल में 30 डिग्री सेल्सियस जल भरा है, बोतल को ढक्कन चंद्रमा पर खोलने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? जो हमारा जल होता है वह उबलने लगता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा सेक्शन 4 आता है। सेक्शन 4 में दोस्तों हम क्या करेंगे? मैथमेटिक्स के आपके 5 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं। दोस्तों मैथ के जो क्वेश्चन आपके आर्मी एनएक एग्जाम में आते हैं बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन तैयार कर लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। और जो हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन आता है इसमें हमसे पूछा जा रहा है, यदि मूलधन पर उस वर्ष 1 वर्ष का ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? और यह क्वेश्चन हमारा यारो उधमपुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें जो जो वैल्यू दी जा रही है वो सबसे पहले हम लिख लेंगे। यानी इसमें हमारा मूलधन दिया गया है और मिश्र धन दिया गया है। हमारा मूलधन मान लो 10 है और मिश्र धन का अनुपात कितना हो गया? 12 हो गया। अब ये बताओ यहाँ से हमारा ब्याज कितना मिल गया? ब्याज कितना मिल गया? हमारा मान लो 2 रुपए का ब्याज मिल गया है और हमसे पूछा क्या जा रहा है? ब्याज की दर कितनी होगी? तो ब्याज की दर कैसे निकालेंगे? हमें जितना ब्याज मिला है वो लिख देंगे और उसके बाद जो हमारा मूलधन कितना था? 10, वो लिख देंगे। अब परसेंटेज पूछा जा रहा है, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? गुणे कर देंगे 100 यहाँ से हमारा एक जीरो से जीरो कट जाएगा और 2 गुणे 10 हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। यानी हमारी दर कितनी आ जाएगी? वह 20% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपके आर्मी एनएक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 37 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 351, 524, 697 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया। हम कैसे सॉल्व करेंगे? कभी भी आपको अगर वह बड़ी से बड़ी संख्या दिख जाए तो वहां पे सिंपल सा क्या निकालना है? एचसीएफ निकाल देंगे। वही जो आपका एचसीएफ निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? वहाँ 3 संख्याएं लिख लेते हैं। पहली संख्या 351 है, दूसरी हमारी है 524 है और तीसरी क्या है? 697 है। अब इन 3 संख्याओं का हम डिफरेंट निकालेंगे, वहां से हम एचसीएफ निकाल लेंगे। जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ आप उसी मेथड को यूज करके एचसीएफ निकालना, वहां से आपका टाइम बिल्कुल बच जाएगा। पहले 2 संख्याओं का हम डिफरेंट निकालते हैं। इनका डिफरेंट कितना आ जाएगा? इनका डिफरेंट हो जाएगा 173 हो जाएगा और इन 2 संख्याओं का डिफरेंट कितना आ जाएगा? 173 हो जाएगा। यानी जो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा, एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा? वह हमारा निकल के आएगा 173 हमारा एचसीएफ हो जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या 173 हो जाएगी और जिससे कि 351, 524 और 697 में भाग दिया जाए, प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर आपको 173 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 38 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें हमसे पूछा जा रहा है 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल और 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 24 रुपए प्रति किलोग्राम का हो जाए? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ मेरठ के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जो जो वैल्यू दी जा रही है वही वैल्यू हम लिख लेंगे। सबसे पहले मान लो एक हमारा है 20 रुपए प्रति किलोग्राम का और एक है 30 रुपए प्रति किलोग्राम। एक ये 20 को हो गया, ये 30 को हो गया और हमें किस अनुपात में मिलाएं कि जो हमारा मिश्रण प्राप्त हो वो 24 रुपए प्रति किलोग्राम का प्राप्त हो? तो मिश्रण का मान लिख लेते हैं, 20 में लिख लेते हैं। अब कुछ नहीं करना, बस इनका अंतर लेना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 24 में 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 30 में 24 घटाएंगे 6 आ जाएगा। 2 से काट दो, 6 हो गया। ये 2 दूनी 4 हो गया। अनुपात कितना निकल के आ गया? वह निकल के आ गया 3:2 निकल के आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 39 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, एक भुजा 25 सेंटीमीटर है और एक हमारी 20 सेंटीमीटर है।
तो बड़ी भुजा पर डाला गया लंब 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। अब सबसे पहले मान लेते हैं एक हमारा समांतर चतुर्भुज, कुछ भी मान लो, ये मान लो हमारा क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया हमारा। और इसमें एक बड़ी भुजा, अब ये मान लेते हैं हमारी क्या होगी, बड़ी भुजा होगी। इसकी लंबाई कितनी दी जा रही है, 25 सेंटीमीटर। और ये होगी हमारी छोटी भुजा यानी 20 सेंटीमीटर। और इसमें हमसे बोला जा रहा है जो हमारी बड़ी भुजा है उस पर डाला गया लंब, यानी ये मान लो हमारा लंब हो गया, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर हमारा लंब दिया गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल का कैसे निकालेंगे, इसमें क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी बड़ी भुजा गुणे लंब कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी बड़ी भुजा कितनी दी जा रही है, वह दी जा रही 25 दी जा रही है, और हमारे से लंब कितना है, 5 है। इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 125 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वह 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 40 आता है, और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, यदि किसी कमरे का आयतन 792 सेंटीमीटर क्यूब है तो फर्श का क्षेत्रफल 132 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो हमारा कमरे का आयतन होता है वह क्या होता है, वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और जो हमारा फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, फर्श क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों कर दो भाग, तो भाग कर देंगे, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, ऊंचाई निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमारा ये लंबाई और चौड़ाई दोनों हो जाते हैं कट। और हमसे पूछा भी क्या जा रहा है, ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो यानी यहाँ पे कितना दिया जा रहा है, यहाँ पे दिया जा रहा है 792, और हमारा जो क्षेत्रफल इसका दिया जा रहा है नीचे का, वो दिया जा रहा है 132। इसे हम काटेंगे कितना आ जाएगा, इसे हम जब काटेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है, सेक्शन 5 आता है, और जिसमें मैं आपको 10 जीके क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। और जीके जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ दिल्ली कैंट के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, और चौथा क्या, बलबन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी, किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी, वह हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 42 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि अल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। और यह क्वेश्चन एआरओ बंगलौर के 2012 के अनेक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिण अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, और चौथा क्या, यूरोप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित हो जाएगा, या उत्तरी अमेरिका में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 43 आता है, और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ आगरा के 2013 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है वैशाली, दूसरा है पाटिलपुत्र, तीसरा है कश्मीर, और चौथा क्या है, राजगृह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी, ये कहाँ पर आयोजित हुई थी, यह राजगृह में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 44 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला सिक्किम, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, और चौथा क्या, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, किस राज्य में हो जाएगा, या अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 45 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है अजंता तथा एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश, और चौथा क्या, गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अजंता तथा एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित हो जाएंगी, या महाराष्ट्र राज्य में स्थित हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 46 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया था। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए, पहला है हर्षवर्धन, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है विक्रमादित्य, और चौथा क्या, समुद्रगुप्त। तो
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? यह विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 47 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है 32, दूसरा 28, तीसरा 29 और चौथा क्या है? 224। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 32 आता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 48 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है क्यूबा की राजधानी क्या है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ कोल्हापुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा हवाना, दूसरा है लंदन, तीसरा वाशिंगटन और चौथा क्या? दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी क्यूबा की राजधानी है, क्यूबा की राजधानी क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी हवाना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 49 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है विधानसभा और चौथा क्या? विधान परिषद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जा सकता है? तो कौन सदन में पेश किया जा सकता है? यह लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 50 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आइजोल शिलालेख का संबंध किस राजा से है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त और तीसरा हमारा पुलकेशिन द्वितीय और चौथा क्या? हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आइजोल शिलालेख का संबंध किस राजा से हो जाएगा? यह पुलकेशिन द्वितीय से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों मैंने अभी आपको टोटल 50 क्वेश्चन ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपके कई बार आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना और प्लस मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ वो नोट्स तैयार कर लेना। अगर आप ये दोनों तैयार कर लेते हैं तो ये मान चलिए कि आप एग्जाम में 40 से लेकर 45 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।